हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का रियल एनालिसिस की इस सीरीज़ में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी साथियों की तैयारी बड़ी ही अच्छी चल रही है। तो सेट के एग्ज़ाम का दिन बहुत ही कम बचे हैं, तो सभी साथी अपने कंसेप्ट को रिवाइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो आप सभी के लिए ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो चलाई गई है, तो सभी साथी अच्छे से देखें और जो भी अपने साथी हैं उनके साथ साझा करें। लास्ट क्लास में हमने 29 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करने रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। लेट एस डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट एस सबसेट ऑफ आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एस डैश किसको बताता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, यानी ड्राइड सेट ऑफ एस है, उसको इसने एस डैश से डिनोट किया। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट है, इफ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट देन सो इज एस डैश, यानी अगर एस काउंटेबली इनफाइनाइट है देन उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है, ड्राइड सेट है, वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। सेकंड ऑप्शन है, इफ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट देन एस इंटरसेक्शन एस डैश इज एम्प्टी, यानी एस अगर आपके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है यानी डिन्यूमरेबल सेट है, तो एस का एस डैश के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। और सी ऑप्शन है, इफ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट देन एस डैश इज फाइनाइट, यानी एस अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है देन एस डैश क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। और फोर्थ ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एस सच दैट एस डैश इज ए अनकाउंटेबल, यानी एक ऐसा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एग्जिस्ट कर रहा है कि उसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको काउंटेबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है और कुछ 2-4 काउंटर एग्जाम्पल ध्यान में है तो आसानी से हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल है वो भी काफ़ी रहेगा। तो मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन, इफ़ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट है देन एस डैश भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो मैं लेता हूं ए ऑप्शन के लिए, लेट एस मेरे पास क्या आ गया? सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। और हम जानते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो ड्राइव्ड सेट है वो मेरे पास क्या आता है? पूरा का पूरा आर। ये तो मेरे पास क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, जबकि आर क्या होता है? आर तो अनकाउंटेबल सेट। क्या है? अनकाउंटेबल सेट। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये क्या हो गया? आपके पास गलत हो गया। हम बात करें सेकंड ऑप्शन, एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है देन एस इंटरसेक्शन एस डैश एम्प्टी आएगा। तो ये सेट ले लेते हैं बी ऑप्शन के लिए भी मेरे पास सेम। तो एस इंटरसेक्शन एस डैश यानी क्यू का इंटरसेक्शन आर के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू। दिस इज नॉन एम्प्टी। तो सेकंड ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की कि एस काउंटेबली इनफाइनाइट है, एस मेरे पास यही ले लेते हैं, देन एस डैश इज फाइनाइट, जबकि यहाँ पर क्या है? एस डैश तो मेरे पास पूरा का पूरा आर है और जो क्या है? अनकाउंटेबल, और ये बोला फाइनाइट होगा। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। और फोर्थ आपके पास क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या बच गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। और आप देख भी सकते हो सेम यही जो आप क्यों लोगे, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा? सच दैट एस डैश इज अनकाउंटेबल, यानी उसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो पूरा का पूरा आर है। दिस इंप्लाइज इट इज ए अनकाउंटेबल सेट। तो अगर आपको एक काउंटर एग्जाम्पल भी ध्यान में है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को है वो सोल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या 31 में? द यूनियन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट ऑफ रियल लाइन इज अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, ऑलवेज क्लोज्ड और नीड नॉट बी क्लोज। क्या पूछा आपसे कि यूनियन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट ऑफ द रियल लाइन, तो इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट का जो हम यूनियन लेंगे वो क्या होगा? क्लोज होगा या नीड नॉट भी क्लोज होगा या ओपन होगा। तो हमें दो रिजल्ट पता है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। क्या? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन,
और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। थर्ड है मेरे पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। और एक फोर्थ रिजल्ट है मेरे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यानी मैं बात करूं ओपन सेट की तो ओपन सेट के अंदर आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो वापस ओपन मिलेगा, और मैं बात करूं क्लोज सेट की तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस क्या मिलेगा, क्लोज सेट मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्लोज सेट का यूनियन लूँगा तो वो फाइनाइट यूनियन लेते हैं तभी क्लोज आएगा। अगर मैं इनफाइनाइट यूनियन या आर्बिट्रेरी यूनियन ले लूँ क्लोज सेट का तो क्लोज आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसी प्रकार मैं बात करूँ कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन तो ओपन मिलेगा, लेकिन मैं बात करूँ इनफाइनाइट या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट तो उसका ओपन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना डायरेक्ट। अब ये क्यों नहीं, इसके काउंटर एग्जाम्पल भी तो आपके पास होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट का जो यूनियन है वो क्या होगा, वो क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं लेता हूँ अब एक क्लोज सेट का आर्बिट्रेरी फैमिली ए एन बराबर ले लिया मैंने, क्लोज इंटरवल 0,1 - 1/n। ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट क्लोज सेट है, एन का मान 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। जैसे मैं बात करूं A1 तो कितना हो जाएगा 0 2, 1 रखूँगा तो मान कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। 1 रखते इसका मान कितना आ गया 0, यानी 0 का 0 के साथ तो सिंगलटन 0। अगर मैं बात करूं A2 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0 से 1 - हाफ यानी कि हाफ आ गया। A3 की बात करूं तो कितना आ जाएगा 0 to 1 - 1/3 तो कितना आ गया 2/3 एंड सो ऑन, इस प्रकार चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पर देखना चाहूँ तो किस प्रकार होगा, ये मेरे पास 0 है तो फर्स्ट मेरे पास सेट क्या आ जाएगा 0 का 0 के साथ ये आ जाएगा। A2 मेरे पास 0 से लेके हाफ तक, ये हाफ हो गया। फिर थर्ड 2/3, नेक्स्ट आएगा 3/4 और इस प्रकार चलते रहेंगे। ये अगर मेरे पास 1 है, 1 कब आएगा जब n का मान इनफाइनाइट हो जाए, और n का मान इनफाइनाइट हो नहीं सकता। अगर मैं इन दो सेट का यूनियन लूँ तो मेरे पास A2 आएगा, इन 3 का लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा। अगर मैं सभी का यूनियन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा यूनियन ऑफ AN, n बराबर 1 to इनफाइनाइट, यानी यूनियन ऑफ n बराबर 1 to इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल 0 to 1 -1/n क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा क्लोज 0 और यहाँ पर 1 ओपन आएगा। कभी भी 1 नहीं आ सकता है। 1 कब आएगा जब n का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये सेट क्या है, ये क्लोज है क्या, ये क्लोज नहीं है, दिस इज नॉट क्लोज्ड। तो ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी, यूनियन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट ऑफ रियल लाइन इज नीड नॉट बी क्लोज, नीड नॉट बी क्लोज। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काउंटर एग्जाम्पल देखें तो ये काउंटर एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना। अगर आपको इन जनरल कोई काउंटर एग्जाम्पल ध्यान में रखना है तो आप इसको रख सकते हो a + 1/n b - 1/n, ठीक है। जहाँ पर a और b का डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना। जैसे मैं यहाँ पर 0 और 1 रखा है, 1 और 0 और 2 रख सकते हो, यानी 0 + 1/n और 2 - 1/n। इस टाइप का लोगे तो ये क्लोज सेट है, लेकिन इसका आर्बिट्रेरी यूनियन लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, क्लोज सेट नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्स, ये हाँ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है, वो ओपन होना जरूरी नहीं है। फाइनाइट तो होगा लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। तो यहाँ पर मैं अगर लेके चलूँ, जैसे मेरे पास AN ले लेता हूँ -1/n से +1/n, तो ये मेरे पास ओपन सेट का कलेक्शन है। A1 मेरे पास आ जाएगा -1 से +1, A2 मेरे पास आ जाएगा -2 से +2,
A3 मेरे पास आ जाएगा -3 2 +3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मुझे लेना है इसका इंटरसेक्शन AN बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो अगर हम इसको देखें रियल लाइन पर तो किस टाइप का है, ये 0 है, ये -1 है और ये मेरे पास +1, तो फर्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा। सेकंड मेरे पास 1/2 से +1/2, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। 1/3 से 1/3, तो ये कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये मेरे पास आ जाएगा सिंगलटन 0। इसके इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आएगा, सिंगलटन 0 आएगा। और हम जानते हैं सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। या मैं बोलूँ ये सेट क्या है, नॉट ओपन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मेरे पास AN क्या थे, इनफाइनाइटली मैनी ओपन सेट थे जिनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या आ गया है, ओपन नहीं आया है, क्लोज आ गया है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन एंड आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। तो इन रिजल्ट को आप ध्यान में रखना। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या 32, द सेट N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिडर एज द सबस्पेस ऑफ R, D वेयर D क्या है, यूजुअल मैट्रिक, यानी RD मेरे पास एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। तो जो हम मैट्रिक स्पेस पढ़ते आ रहे हैं वो ही मैट्रिक स्पेस गिवन है। तो आपको बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। N क्या है, क्लोज है बट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट बट नॉट क्लोज्ड, बोथ क्लोज एंड कंप्लीट, नाइदर क्लोज नॉर कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोज सेट क्या होता है। क्लोज सेट आप सभी जानते हो, क्या होता है क्लोज सेट की डेफिनेशन, ए सबसेट ऑफ R इज सेड टू बी क्लोज्ड if it contains all its limit point। दूसरी परिभाषा क्या होती है, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ R इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बराबर ए क्लोजर। ए क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर होता है ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। या इसको डेफिनेशन इस प्रकार भी दी जाती है, ए सबसेट ऑफ R इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ R माइनस ए इज ओपन। यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाता है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्लोज सेट होता है। और कंप्लीट किसको बोलते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ए स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन इट, यानी उसी के अंदर कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर कोई कोची सीक्वेंस लेते हैं तो उसी के अंदर क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज कर जाती है, तब हम बोलते हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो कंप्लीट में क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्ज इन इट, यानी प्रत्येक कोची सीक्वेंस है वो उसी के अंदर कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर कोची सीक्वेंस है तो, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, R है विद यूजुअल मैट्रिक, या मैं बात करूं C है मेरे पास, ये क्या है, कंप्लीट। लेकिन मैं बात करूं Q विद यूजुअल मैट्रिक इज नॉट कंप्लीट, इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है। इसका लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एक कोची सीक्वेंस दिखानी पड़ेगी जो इसके अंदर कन्वर्ज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक सीक्वेंस है n प्लस 1 बाई n की पावर n, दिस इज कन्वर्ज टू E बट E डज नॉट बिलोंग्स टू Q, E Q के अंदर नहीं है। मैंने क्या कहा, उसी के अंदर कन्वर्ज करनी चाहिए। तो Q है वो कंप्लीट नहीं है, R कंप्लीट है और C भी कंप्लीट है। आपने देखा हुआ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ते हैं ना, तो R कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, Q है वो कंप्लीट ना, C है वो कंप्लीट फील्ड है और Q है वो ऑर्डर्ड फील्ड है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। तो हम देखें क्लोज, N क्लोज है कि नहीं है, क्योंकि N का जो ड्राइव्ड सेट है वो मेरे पास एम्प्टी सेट है और ये कंटेन कर रहा है N, दिस इम्प्लाइज N है वो क्लोज तो है। तो N क्लोज नहीं है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नाइदर क्लोज नॉर कंप्लीट। तो बी और डी तो गलत हो, क्यों, क्योंकि ये बोला क्लोज नहीं है। लेकिन हम जानते हैं
कि डिराइव्ड सेट ऑफ एन है वो एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। दिस इंप्लाइज एन इज ए क्लोज्ड। अब बोला कंप्लीट, तो हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी सीक्वेंस कोची नहीं होती, इट डज नॉट कंटेन एनी कोची सीक्वेंस, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो कंप्लीट, तो बोथ क्लोज एंड कंप्लीट आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दे देता क्यू, तो क्यू में क्या होता, ना तो क्लोज है ना ही कंप्लीट है, तो नाइदर क्लोज नॉर कंप्लीट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। तो ध्यान रखना, ये आपके पास सेट बदलता है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करता जेड, तो जेड के लिए भी सेम ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन सी। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो ऑप्शन कोई भी दो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड। आपके पास ये है क्वेश्चन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। किस प्रकार डिफाइन किया है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इफ एक्स नॉन जीरो, और जीरो जब एक्स का मान क्या है, जीरो है। लेट डी यू एफ जीरो जीरो, ये किसको डिनोट करता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो जीरो। डी यू एफ जीरो जीरो किसको बताता है, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का इस दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, u1, u2 विच इज नॉन जीरो, देन f इज, तब आपको बताना फंक्शन f क्या है, कॉन्टिन्यूस है जीरो जीरो पर एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्टिन्यूस एट जीरो जीरो बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम u। थर्ड ऑप्शन, नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो जीरो बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल u। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो जीरो and duf जीरो जीरो does not exist and directional derivative does not exist for some u। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पूछा है कि f कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और सेकंड ऑप्शन पूछा आपके पास कि इस सेकंड चीज़ पूछी है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या किस कुछ पॉइंट पे कर रहा है या कुछ पॉइंट पे कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल आपके पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पहली बात तो अगर हम देखें कॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट की, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, कहाँ पर, जीरो जीरो पर। ध्यान रखना जीरो जीरो पे बात कर रहे हैं हम। तो लिमिट x कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है, जब हमें दो पाथ मिल जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट निकालें और लिमिट का मान अलग अलग आ जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने हैं, दो पाथ देखने। तो सबसे पहले अगर मैं पाथ लेके चलूँ y बराबर mx, अगर मैं यहाँ पर पाथ लेके चलूँ y बराबर mx, तो मेरे पास क्या समस्या आती है देखते हैं। जो सबसे साधारण है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या आ जाएगा x एज इट इज एम स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर m की पावर 4 और x की पावर 4, ये आएगा। यहाँ से मेरे पास क्या है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेता हूँ, क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एम की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। और जैसे एक्स का मान जीरो रखेंगे तो इसका मान कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी जब मैं पाथ लेता हूँ y बराबर एम एक्स, यानी y बराबर x ले लेते हैं या y बराबर 2x ले लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो इसका जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो आप कोई भी एक पाथ x ले सकते हो सिंपली, कि इस रास्ते से गया y बराबर x, तो मेरे पास लिमिट आएगी जीरो। इससे लेंगे तो भी जीरो, इससे लेंगे y बराबर 3x तो भी जीरो। तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रत्येक पाथ से इसकी लिमिट का मान है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना। हमने सिर्फ y बराबर mx इस टाइप के पाथ देखे हैं, यहाँ से लिमिट का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब मैं अगर दूसरा पाथ मिल जाए मुझे, वहाँ से लिमिट का मान अलग आ जाता है, तब हम क्या बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो दूसरा पाथ लेके चलते हैं हम। चलो, अगर मैं ले लूँ लेट
अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर वाई स्क्वेयर, x बराबर वाई स्क्वेयर ले लेता हूँ, तो उस केस में देखते हैं लिमिट का मान कितना आएगा। x का मान वाई लेता हूँ, y टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा y की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर यानी y की पावर 4 प्लस y की पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर y नीचे है ऊपर y की पावर 4, नीचे 2y की पावर 4, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी अगर मैं ये पाथ चूज करता हूँ, ये पाथ चूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, x बराबर वाई स्क्वेयर यानी कि इस टाइप का है, 0 0 से पास हो रहा। दूसरा मेरे पास पाथ y बराबर mx इस टाइप के हैं। तो अगर इस पाथ से जाता हूँ तो मेरे पास लिमिट का मान आता है 1/2, और इस पाथ से जाता हूँ तो लिमिट का मान कितना था 0। यानी मुझे दो पाथ मिल गए हैं, उनसे मुझे लिमिट का मान क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, डिस्टिंक्ट मिल रहा है। दिस इंप्लाइज fx लिमिट ऑफ fx y एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस चीज़ का ध्यान में रखना। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इंप्लाइज fx_y इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, 0। तो 0 0 पर ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन क्या पूछा, मैं सही ऑप्शन पूछा ना, तो ऑप्शन ए बी और हाँ ए और बी तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये बोला कॉन्टिन्यूअस है। ऑप्शन हमारे पास बचे सी और डी। सी क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो सभी जगह एग्जिस्ट करेगा, और डी क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर सम यू। जब 0 0 को छोड़ के किसी अलग डायरेक्शन में उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम बात कर पाएंगे। तो हम देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें तो लेट fx_y मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है एट मेरे पास कोई पॉइंट a, b पर इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है मेरे पास, u डायरेक्शन है, यानी कि u1, u2। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हम मोस्टली जब भी करते हैं तो जो डायरेक्शन है वो यूनिट डायरेक्शन लेके चलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में जहाँ भी देखा है तो ये यूनिट डायरेक्शन लेके चलते हैं। अगर कहीं पर नहीं दे रखा तो उसको यूनिट डायरेक्शन है वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसको किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो इसको डिनोट करते हैं DUF ऑफ A, B। ये तो करेंगे इस पॉइंट पर चाहिए और इस डायरेक्शन में चाहिए। होता क्या चीज़ है ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ A, B प्लस h u। ठीक है, अगर मैं इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ अल्फ़ा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा अपॉन में h। क्या होता है, जिस पॉइंट पे निकालते हैं तो उस पॉइंट में क्या ऐड करना है, एच यू, डायरेक्शन है आपके पास u माइनस एफ अल्फ़ा अपॉन h। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब अल्फ़ा मान रख दो a प्लस बी प्लस एच u1 u2 माइनस एफ ऑफ A, B अपॉन में h। क्या जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ A प्लस एच यू, A, B सॉरी A, B B प्लस एच u1 और एच u2 माइनस एफ ऑफ A, B अपॉन में h। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये किसको बताता है, पॉइंट A, B पर u डायरेक्शन में, यानी u1, u2, या इसको कई बार लिखा जाता है u1 i कैप प्लस u2 j कैप, इस डायरेक्शन में इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताता है। और जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, जो इसके स्पेशल केस होते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के स्पेशल केस होते हैं। तो अब हमें पूछा है कि 0 0 पर इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव u डायरेक्शन में, u कोई भी इन जनरल डायरेक्शन है, तो 0, 0 पूछा है तो हम क्या करेंगे, DUF ऑफ 0, 0 A की जगह और B की जगह क्या रख देंगे, 0 0। तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h u1
HU2 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन में h। तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर HU1 रख देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर HU पुट कर देंगे HU2। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर है ना, एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो HU1 वाई स्क्वेयर यानी HU2 का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर HU1 का स्क्वायर प्लस y4 HU2 की पावर 4 माइनस 0 0 पर मान 0 अपॉन में h। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। एक h से एक h कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया h स्क्वायर U1 इंटू U2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा U1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर U2 की पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, U1 इंटू U2 का स्क्वायर अपॉन में U1 स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इंटू U2 की पावर 4। और जब हम h का मान 0 रखते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, इसका मान जब h का मान 0 रखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, U1 अपॉन U2 का स्क्वायर अपॉन में U1 का स्क्वायर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, U2 स्क्वायर अपॉन में U1। कब, जब आपके पास U1 का मान नॉन जीरो है, और जैसे U1 का मान 0 होगा तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी U1 0 होते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। U1 0 होने का मतलब क्या है, 0, U2 टाइप की डायरेक्शन हो सकती है आपके पास डायरेक्शन क्या नहीं हो सकती है, दोनों 0 0 नहीं हो सकते हैं। U का मान 0 0 नहीं हो सकता है, लेकिन एक 0 हो सकता है। तो अगर मेरे पास 0 हो जाएगा तो उस केस में इसका मान 0 आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, और U1 का मान नॉन जीरो है तो उस केस में कितना आ जाएगा, U2 स्क्वायर अपॉन U1, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉट कॉन्टिन्यूस है बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एग्जिस्ट करें। तो ये एक शानदार एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या बताता है आपको कि अगर किसी फंक्शन का सभी दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो न से सफिशिएंट कंडीशन नहीं है फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, वो तो इसके भी स्पेशल केस है। U1 को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, डायरेक्शन में ले लेता हूँ कौन सी, U1 को 1 और ये 0, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, x डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ 0,1 तो ये मिल जाएगा मुझे y दिशा में पार्शियल डेरिवेटिव, और u मैं कुछ भी ले लेता हूँ इन जनरल तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो यहाँ से मुझे ये भी पता चल रहा है, कोई स्टेटमेंट आ जाए कि अगर किसी फंक्शन के x और y दिशा में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। और साथ में अगर ये पूछ लिया जाए कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहे हैं हर डायरेक्शन में लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो उसके लिए भी एक काउंटर एग्जाम्पल के रूप में यूज में ले सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो यहाँ से हमने देखा कि ये फंक्शन किस प्रकार कॉन्टिन्यूस नहीं है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ से ये भी देखा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है सभी दिशा में। तो इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज सेकंड काउंटेबल स्पेस, और ए सेपरेबल स्पेस इज ऑलवेज सेकंड काउंटेबल स्पेस। और पूछा है इसमें से कौन सा है वो सही है, कौन सा ट्रू, आपसे ये पूछा है 34। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड काउंटेबल स्पेस किसको बोलते हैं, दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है, और तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए सेपरेबल स्पेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट काउंटेबल की डेफिनेशन क्या होती है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस x, t इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल इफ इट्स एवरी पॉइंट, या मैं बोलूँ ईच पॉइंट हैज ए काउंटेबल लोकल बेस। और बात करें सेकंड काउंटेबल बेस की, सेकंड काउंटेबल की, तो क्या होता है सेकंड काउंटेबल स्पेस,
a topological space x comma t is said to be second countable space if it has a local countable base. It has a countable local base. यानी पूरा का पूरा सेट अगर काउंटेबल क्या रख रहा है, लोकल बेस रखता हो, तब तो हम बोलते हैं सेकंड काउंटेबल। और फर्स्ट काउंटेबल में क्या होता है, उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या रखना चाहिए, लोकल काउंटेबल बेस रखना चाहिए। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं x कोमा t, मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर x इनफाइनाइट है, अगर x इनफाइनाइट सेट है और t मेरे पास कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है, जो टोपोलॉजी के अंदर टाउ मेरे पास क्या आती है, पावर सेट ऑफ x, यानी सारे के सारे सब सेट हैं वो x के, वो क्या बन जाए, इसके ओपन सेट बन जाते हैं। तो टोपोलॉजी को आप थोड़ा सा बेसिक देख लेना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा 1-2 दिन में तो आपको मैं शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप देख लेना अगर टाइम मिले तो जो मैं लेता हूँ x कोमा पी एक्स, ये मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल। यानी x अगर इनफाइनाइट है, x क्या मेरे पास इनफाइनाइट है, तो कोई भी एक पॉइंट लेंगे, तो जैसे मेरे पास इसमें सिंगलटन बना गया तो इसका लोकल बेस ये खुद ही बन जाएगा। उस केस में इसका लोकल बेस वो खुद ही बन जाएगा। बेस क्या होता है, किसी भी टोपोलॉजी का स्पेस का बेस का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे ओपन सेट का कलेक्शन जिससे मैं पूरी टोपोलॉजी का क्या कर सकूं, निर्माण कर सकूं, पूरी टोपोलॉजी को मैं कंस्ट्रक्ट कर सकूं। लीनियर अलजेब्रा में बेसिस पढ़ते हो, क्या होता है बेसिस, अगर आपने पढ़ा हो R2 का बेसिस क्या होता है, 1 0 और 0 1। ये क्या है, इस पूरे R2 का बेसिक। तो ये हम पढ़ते हैं R2 का बेसिस है, क्यों, क्योंकि पूरे R2 का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो टोपोलॉजी में भी बेसिस या मैं बोलूँ बेस बोल देते हैं। तो बेस क्या होता है, एक ऐसे ओपन सेट का कलेक्शन होता है जिससे हम पूरी टोपोलॉजी को क्या कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो अगर प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक सेट के कोरस्पॉन्डिंग खुद क्या बन जाएगा, वो लोकल बेस बन जाएगा। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विद इनफाइनाइट सेट है, ये बनाता फर्स्ट काउंटेबल, लेकिन ये सेकंड काउंटेबल नहीं बनाएगा। ये सेकंड काउंटेबल नहीं होगा, सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, इसकी डेफिनेशन मैंने आगे लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टोपोलॉजी का है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x कोमा t इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल इफ ईच पॉइंट हैज ए काउंटेबल लोकल बेस। ईच पॉइंट हैज ए काउंटेबल लोकल बेस, तो फर्स्ट काउंटेबल। और सेकंड काउंटेबल में क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर t ऑन x, यानी एक काउंटेबल बेस हो जाता है, तब हम क्या बोल देते हैं कि वो सेकंड काउंटेबल होगा पूरे x के लिए। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पॉइंट के लिए, अलग अलग पॉइंट के लिए चाहिए, यहाँ पर पूरे x के लिए एक साथ चाहिए। तो सेकंड काउंटेबल है वो हमेशा ही फर्स्ट काउंटेबल होता है, क्यों, क्योंकि मुझे पूरे x के लिए ही लोकल बेस मिल गया, तो उसके पॉइंट के लिए भी वही बेस काम कर जाएगा। तो सेकंड काउंटेबल तो हमेशा ही फर्स्ट काउंटेबल होता है, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हमने देखा अभी कि x इनफाइनाइट सेट है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो ये फर्स्ट काउंटेबल बनेगा, लेकिन सेकंड काउंटेबल नहीं बनेगा। और तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर है काउंटेबल डेंस सेट, यानी सेपरेबल स्पेस का किसको बोलेंगे, ए मैट्रिक्स स्पेस इज सेड टू बी काउंटेबल स्पेस इफ इट कंटेन्स ए डेंस काउंटेबल डेंस सेट। काउंटेबल डेंस सेट, ठीक है। सेपरेबल सेट किसको बोलते हैं, ए सेट इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सेट, ठीक है ना। काउंटेबल डेंस सेट रखना चाहिए। तो R है वो सेपरेबल है कि नहीं है, R सेपरेबल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर Q है वो काउंटेबल है और इसके अंदर डेंस है, Q क्लोजर बराबर R आता है, तो Q क्या है मेरे पास, सेपरेबल है। अब ये बोला सेपरेबल स्पेस इज ऑलवेज सेकंड काउंटेबल, बिल्कुल सेपरेबल स्पेस है वो हमेशा ही सेकंड काउंटेबल होता है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज सेकंड काउंटेबल, तो फर्स्ट काउंटेबल सेकंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल, बिल्कुल सेकंड है वो हमेशा ही फर्स्ट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट टोपोलॉजी में अगर वो आपको ध्यान में है तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग
द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। मेट्रिजेबिलिटी इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, सेकंड काउंटेबिलिटी इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, कॉम्पैक्टनेस इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, और लास्ट है कनेक्टेडनेस इज ए नॉट ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत, जो पैतृक गुण हो, जो अपने माता पिता से या जो वंश से जो गुण मिलते हैं उसको बोलते हैं हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज। तो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मेरे पास x, t कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और y अगर x का सबसेट है और y t मेरे पास क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी, तो x जो जो प्रॉपर्टी रखता है अगर y भी वो प्रॉपर्टी रखता है, तब हम क्या बोलते हैं कि y t है वो मेरे पास क्या है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। अगर x के पास कोई प्रॉपर्टी है उसका प्रत्येक सबस्पेस वो प्रॉपर्टी रखता हो, तब हम क्या बोल देते हैं कि वो प्रॉपर्टी है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। क्या है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस होते हैं, तो इनका कोई भी सबस्पेस लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट काउंटेबल का प्रत्येक सबस्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता है, सेकंड काउंटेबल का प्रत्येक स्पेस सेकंड काउंटेबल होता है। इसी प्रकार टी नोट, T1, T2 लेंगे तो उनका भी प्रत्येक सबस्पेस है वो टी नोट का टी नोट होगा, T1 का T1 होगा, T2 का T2 होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज। और कल हमने पढ़ी थी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, वहाँ पर क्या था कि x और y अगर होम्योमॉर्फिक है, x और y अगर होम्योमॉर्फिक हैं, तो अगर x प्रॉपर्टी रखता हो और वो प्रॉपर्टी y भी रखता है, या y जो प्रॉपर्टी रखता है वो x प्रॉपर्टी रखता हो, तो उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक काम आता है मेट्रिजेबिलिटी। तो मेट्रिजेबिलिटी क्या होता है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी मेट्रिजेबल स्पेस इफ इट इज होम्योमॉर्फिक टू ए मेट्रिक स्पेस। यानी मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो हम जानते हैं कि मेट्रिक स्पेस है, प्रत्येक मेट्रिक स्पेस है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मैट्रिक्स स्पेस का ही जनरलाइजेशन है। यानी प्रत्येक मैट्रिक्स स्पेस तो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, लेकिन प्रत्येक टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक्स स्पेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक्स स्पेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर मुझे एक ऐसा मैं मैट्रिक डिफाइन कर पाऊँ, इस टोपोलॉजी x, t के लिए मैं एक ऐसी मैट्रिक डिफाइन कर दूँ x क्रॉस x से R के अंदर, कि मेरे पास इस मैट्रिक्स स्पेस में और इस टोपोलॉजी में क्या हो जाए, एक होम्योमॉर्फिज्म हो जाए। क्या हो जाए कि होम्योमॉर्फिज्म हो जाती है, तब हम क्या बोलते हैं कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये मेट्रिजेबल है। क्या है, मेट्रिजेबल है, यानी वहाँ पर हम उसको एक इंड्यूस्ड मैट्रिक कर सकते हैं। दैट इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t इज मेट्रिजेबल इफ देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक डी x क्रॉस x टू R such that the topology induced by D in T। यानी जो टोपोलॉजी है वो D से इंड्यूस्ड हो जाती है, तब हम क्या बोल देते हैं कि जो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मेट्रिजेबल है। यानी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर एक मैट्रिक्स स्पेस एग्जिस्ट कर जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, वो मेट्रिजेबल है। तो ये है मेरे पास मेट्रिजेबल स्पेस। तो यहाँ पर इसने पूछा मेट्रिजेबिलिटी इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, बिल्कुल मेट्रिजेबल है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट। सेकंड काउंटेबल स्पेस इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, ये भी सही है। आपसे पूछा क्या, इसने पूछा गलत कौन सा स्टेटमेंट, गलत पूछा है। कॉम्पैक्टनेस इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, कॉम्पैक्टनेस है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है क्या? अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं कि 1/5 ये मेरे पास R का इसका क्या है, ये कॉम्पैक्ट है। ये मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है x, मेरे पास ये है x, d ये मेरे पास कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका मैं सबसेट ले लूँ 1,5, ये तो मेरे पास क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो क्लोज नहीं है। तो ये इसका सबस्पेस है और ये प्रॉपर्टी तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट वो है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी नहीं होती। इसने फॉल्स पूछा तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ है कंप्लीटनेस इज नॉट हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस भी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे पास R क्या है, कंप्लीट है, लेकिन इसका सबसेट Q है, ये तो कंप्लीट नहीं है। विद यूजुअल मैट्रिक D,
अगर मैं बात करूं आर, तो मेरे पास आर के अलावा मैं ले लेता हूं क्लोज इंटरवल -1 से +1, ये तो मेरे पास कंप्लीट है, लेकिन -1 से +1 ले लूँ ये कंप्लीट नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी है मेरे पास कनेक्टेडनेस है या कंप्लीटनेस है या ओपननेस है या क्लोजनेस है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं, ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप एक बार और जो इम्पोर्टेंट है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उनको एक साथ लिख लें, ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ही टिक कर सको। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एक्स डी मेरे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, देन ए सबसेट ए और बी हैं वो एक्स के सबसेट हैं, एंड डिफाइन किया गया है डी ए बी, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन किया गया इनफिमम डी एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या है, एक्स डी आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए और बी क्या है, एक्स के सबसेट हैं, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किस प्रकार डिफाइन किया है, इनफिमम ऑफ डिस्टेंस एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देन आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। इफ ए एंड बी आर क्लोज हैं एंड डिसजॉइंट, क्लोज और डिसजॉइंट हैं, देन बताना आपको कि ए और बी की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। और थर्ड ऑप्शन है कि ए और बी आर कॉम्पैक्ट एंड डिसजॉइंट, देन डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो आपको बताना है तीनों सही हैं, कोई दो सही हैं या सिर्फ एक सही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या बात है, ए और बी के बीच की, दो सेट के बीच की डिस्टेंस हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास ये कोई सेट ए है और ये मेरे पास कोई सेट है बी, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग बी का कोई दूसरा पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालो। जैसे ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, तो ये डिस्टेंस हो गई है x1 y1। ये मेरे पास कोई पॉइंट है x2, ये मेरे पास कोई पॉइंट है y2, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गई x2 y2। इसकी इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस x2 y1, यानी x के प्रत्येक एलिमेंट और y के प्रत्येक एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आती है, एक कोई ना कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, यानी मेरे पास एक सेट आ गया, और इस सेट का जो इनफिमम होगा वो किसको बताता है, उस दोनों सेट के बीच की डिस्टेंस को बताता है। अगर मेरे पास दो सेट ए और बी इस प्रकार हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉन एम्प्टी यानी नॉट डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट नहीं इसका मतलब क्या है, कम से कम उन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, और ये एलिमेंट कहाँ पर है, ए में भी है और ये एलिमेंट बी में भी है। तो मैं डी एक्स कोमा एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कि फर्स्ट एलिमेंट ए से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बी से आना चाहिए, तो एक्स ए में भी है और एक्स ए बी में भी है, तो डी एक्स कोमा एक्स क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। क्यों कि हम जानते हैं डी एक्स वाई बराबर 0 कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, यानी दोनों एलिमेंट सेम है तो उनकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो दोनों एलिमेंट सेम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास ए और बी दो सेट हैं जो क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ही कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, हमेशा ही 0 होगी। लेकिन हमने इसको उल्टा पूछा है, क्या पूछा है कि ए और बी हैं वो डिसजॉइंट हैं, ए और बी डिसजॉइंट है, तब हमें बताना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। दूसरा क्या है कि ए और बी आपके पास क्लोज भी हैं और उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर मैं एक सेट लेके चलता हूँ, मेरे पास एक सेट है n बाई एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दूसरा मैं सेट लेके चलता हूँ यहाँ पर सिंगलटन 0 ले लेता हूँ। चलो तो हम देखें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास एम्प्टी सेट है, ए और बी मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं आ रहा और इसमें 0 आ रहा है। अब अगर मैं ए बी निकालूं, डिस्टेंस ए कोमा बी, ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स स्पेस हैं और ये सबसेट है आर कोमा डी के, जहाँ पर डी क्या है, यूजुअल मैट्रिक, क्या है, यूजुअल मैट्रिक है, इसके दोनों सबसेट है। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इनफिमम, और मैट्रिक किस प्रकार डिफाइन की जाती है, एक्स ये वाली है, एक्स माइनस वाई, यानी इसमें एलिमेंट है 1/n टाइम के -0, जहाँ पर 1/n मेरे पास ए में होंगे, या मैं बोलूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
और 0 मेरे पास किसके अंदर है, ये बिलोंग कर रहा है मेरे पास सेट बी में। इसको लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं, लिखो तो लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू इनफीमम मॉडुलस लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही है तो ये मेरे पास 1/n आ गया, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आप सभी जानते हो 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका इनफीमम क्या होता है, इसका इनफीमम तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। यानी डिस्टेंस ऑफ a, b कितना आ गया है, 0 आ गया है। जबकि b है वो आपके पास क्या है, a से डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो अगर दो सेट डिसजॉइंट हो तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो सकती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे एक रिजल्ट के रूप में कि अगर x बिलोंग्स टू ए क्लोजर, अगर x ए क्लोजर में है, इफ़ एंड ओनली इफ डिस्टेंस ऑफ x a है वो 0 हो जाएगी। किसी पॉइंट की किसी सेट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी आप देख लो। ये मेरे पास कोई पॉइंट x है और ये आपके पास कोई सेट a है, इसके अंदर एलिमेंट है। तो आपसे पूछा जाए dx तो ये किस प्रकार निकलेगी, इनफीमम ऑफ डिस्टेंस x a सच दैट a बिलोंग्स टू ए। यानी a के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें x से डिस्टेंस निकालनी है और जिनमें सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, यानी मैं बोलूँ इस सेट का जो इनफीमम होगा वो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट की इस सेट से डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 है, वो इस सेट के क्लोजर में आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, अगर क्लोजर में आ रहा है तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि दो सेट ए और बी ये दोनों क्या हैं, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास डिसजॉइंट है, यानी नॉन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस है वो तो 0 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो मैं एक सेट ले लेता हूं, ए में मेरे पास है यहाँ पर n। सबसे पहले मैं एक n1 सेट लेता हूं जो मेरे पास है n सच दैट n+1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने n1 सेट डिफाइन किया। इसमें एलिमेंट कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू, 2 3 4 5, n का मान 1 रखूँगा तो 2 3 4 5 6 7। तो एक सेट ए ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट है n सच दैट n बिलोंग्स टू n1, और दूसरा मेरे पास एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है n+1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n1। ए मेरे पास क्या है, 2 से लेकर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, और बी मेरे पास क्या है, 2 से लेकर 2 + 1/2 3 + 1/3 4 + 1/4। तो ये दोनों के दोनों सेट क्लोज सेट हैं। क्यों है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन भी एम्प्टी सेट है और इसका भी जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट है वो ए में भी कंटेन्ड है और बी में भी कंटेन्ड है। दिस इम्प्लाइज ए और बी है वो क्या है, क्लोज सेट है, और ए और बी का इंटरसेक्शन लें वो भी मेरे पास क्या है, एम्प्टी। इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होने का मतलब क्या है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर मैं निकालूं डिस्टेंस ए और बी की तो वो क्या आ जाएगी, इनफीमम किसके सबसेट है, ये आर डी मैट्रिक्स स्पेस, जहाँ पे डी क्या है, यूजुअल मैट्रिक मोड ऑफ x - y वाला। दिस इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या जाए, n - n + 1/n का मॉडुलस सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इनफीमम, ये आ जाएगा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, n से n कैंसिल आउट, -1/n का मॉडुलस क्या आएगा, +1/n, और हम जानते हैं इसका इनफीमम तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, वापस से 0 आ गई। और ये दोनों सेट क्लोज भी हैं और डिसजॉइंट भी हैं। और तो सेकंड यही तो है, ए और बी डिसजॉइंट हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या बोला, पॉजिटिव होगी। क्लोज प्लस डिसजॉइंट है तो पॉजिटिव डिस्टेंस तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी गलत और ये भी गलत, बचा थर्ड। थर्ड है कि नहीं है, थर्ड हमेशा ही होगा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आप लिख सकते हो क्या, इफ़ ए इज कॉम्पैक्ट, या मैं बोलूँ डिस्टेंस ए कोमा बी ग्रेट पॉजिटिव इफ एनी वन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड अदर क्लोज्ड, अदर इज क्लोज्ड। यानी दो सेट ए और बी हैं, उनके बीच की डिस्टेंस ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास एम्प्टी भी होनी चाहिए। ए और बी मेरे पास क्या है, दो डिसजॉइंट सेट हैं, देन डिस्टेंस ए कोमा बी
देन डिस्टेंस ए कोमा बी है वो पॉजिटिव कब होगी, अगर उनमें से एक कॉम्पैक्ट है और एक क्लोज। इसने बोला कि दोनों के दोनों ही कॉम्पैक्ट हैं, ए और बी आर कॉम्पैक्ट एंड डिसजॉइंट, दोनों कॉम्पैक्ट हैं तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं, क्लोज प्लस बाउंडेड तो होते हैं आर के अंदर। तो मेरे पास क्या हो गया, दोनों कॉम्पैक्ट हो गए तो एक मेरे पास कंडीशन ये अपने आप ही सेटिस्फाई होगी। दिस इंप्लाइज सी है वो करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इज ओनली ट्रू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, कि एक पॉइंट और एक सेट के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हम बात करें कि एक दो सेट के बीच के डिस्टेंस है वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, और दो सेट अगर डिसजॉइंट हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव कब होगी। तो ये भी हमने इस एग्जाम्पल या इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है, इफ द सीरीज समेशन ए एन कन्वर्ज देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू। क्या बोल रहा है आपके पास कि समेशन ए एन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट, ये कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट है। देन आपको बताना है दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन है वो कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की लिमिट है वो 0 होगी, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, ध्यान रखना। अगर किसी सीरीज के nth टर्म की n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आ रही है तो ज़रूरी नहीं वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें समेशन 1/n के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर हम निकालें 1/n की तो कितनी आएगी, 0 आएगी। बट सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट। कहाँ से, बाई पी सीरीज या हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट से आप बोल सकते हो कि ये वाली सीरीज तो डाइवर्जेंट है, लेकिन इसके nth टर्म की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, 0 आ रही। तो ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर कन्वर्जेंट, कि अगर यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसका मैं बात करूँ कॉन्ट्रापोजिटिव, तो वो क्या आ जाएगा, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन का मान अगर नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन इज ए डाइवर्जेंट। तो अगर मेरे पास P स्टेटमेंट ट्रू है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q है, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नोट Q इम्प्लाइज नोट P, नोट Q, यानी कि ये लिमिट नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट। तो ये अगर आपको ध्यान में रख सकते हो तो यहाँ से आपके 30-40% है वो डायरेक्ट ही ट्रू, वो सही हो सकते हैं। 30-40% क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाए कि समेशन बताओ सीरीज n बराबर 1 to इनफाइनाइट 1 - 1/n, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट n प्लस -1/n। ये सीरीज बताओ डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n - 1/n का मान कितना है, 1 है, दिस इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज इट इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज। तो बहुत से क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं आपसे समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट कोस 1/n, कोस 1/n बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आप क्या करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कोस 1/n लिखोगे तो क्या जाएगा, 1/∞ 0, और कोस 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। दिस इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि समेशन n बराबर 0 to इनफाइनाइट साइन 1/n। अगर आपने किया साइन 1/n और इसकी लिमिट निकाली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन 1/n का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/∞ 0 और साइन 0 मान 0। तो आप ये नहीं बोल सकते यहाँ से कन्वर्जेंट हो जाएगी, दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे हमने अभी देखा, सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये सीरीज इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आ रही है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है।
सिमिलरली ये भी, अगर इसकी nth टर्म की जो लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर, वो 0 जरूर है, लेकिन ये सीरीज क्या है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। क्यों डाइवर्जेंट है, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर इसका हम एक्सपेंशन करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u1 मेरे पास ये ले लेते हैं, मैं इसको u1 ले लेता हूँ, साइन 1/n को 1/n माइनस 1/n की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिख दूँ 1/n को मैं ले लूँ 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और यहाँ से मैं इसको अगर vn मान लेता हूँ, vn मेरे पास 1/n, तो जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है क्या आ जाएगा, un/vn वो मेरे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि vn कैंसिल आउट, ये बचेगा 1 माइनस ये सारे के सारे 0, दिस इज नॉन जीरो। और हम जानते हैं कि अगर लिमिट un/vn नॉन जीरो है, देन un और vn ये मेरे पास u1 है और ये मेरे पास vn है, एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे, और हम जानते हैं कि सीरीज vn तो डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज सीरीज un इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो आप इस प्रकार डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि अगर लिमिट का मान n टेंस टू इन्फिनिटी पर नॉन जीरो है तो पक्का ही डाइवर्जेंट होगी, अगर जीरो है तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। लेकिन आपसे कोई ये बोले कि सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये बोले कि सीरीज कन्वर्जेंट है, तब आप पक्का ही बोल सकते हो कि उसके nth टर्म की जो लिमिट है वो पक्का क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन हम 7, 8, 10 ही, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर हम कम से कम 30-40 जो कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और आपने अगर लगातार, ये मैं 50-60 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, अगर ईमानदारी के साथ आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर यही कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी मिल जाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कुछ, अदरवाइज कंसेप्ट तो आपको सेम एज इट इज़ ही मिलेंगे। तो जो भी आपके साथी हैं सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी ये साझा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।